फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है +1 पॉलिटिकल साइंस, इसके पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, भारतीय संविधान को जब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, जब उसकी आलोचना की जाती है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक उधार का थैला है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का डीपली जो उनको स्टडी किया था, और जो भारतीय समाज, उसकी जो संस्कृति या उसकी जो एक पृष्ठभूमि है, या जो उसकी विविधता है, या उसकी जो प्रशासनिक जो पेचीदगियां हैं, उसके अकॉर्डिंग जो दूसरे देशों के संविधानों से जो अच्छी चीज हमें लगी, उसी संविधान से हमने उसको ग्रहण कर लिया है, उसको अडॉप्ट कर लिया है, और अपने एक हिंदुस्तान का जो संसार का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, और उसमें उसकी जो एक इतना बढ़िया जो आइकॉन है वो तैयार करके दिया है अपने संविधान निर्माताओं ने। तो उसमें हम देखेंगे कि भी जो भारतीय संविधान जो है, जिसके ये आरोप लगाया जाता है कि उसको उधार का थैला कहा जाता है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भी भारत का जो संविधान है उसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था बनने को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है, उस संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है। देखो, लगभग मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो संवैधानिक विकास के जो विभिन्न चरण हैं, तो उसकी शुरुआत जो है वो अंग्रेजों ने 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट है उससे इसकी शुरुआत कर दी थी। तो देखो, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने अपने देश के ऊपर शासन किया, और जब अपना देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है अपने संविधान निर्माताओं ने ये महसूस किया कि भाई जो इतने सालों से जो भारत के अंदर अंग्रेजों ने एक संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी है, उस संसदीय शासन प्रणाली के खिलाफ यदि हम कोई और शासन का स्वरूप लेकर के आते हैं, जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लेकर के आते हैं, तो वो लोग जो है उसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय भारत का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही कम था, तो उसको नहीं समझ पाएंगे लोग। और इसके जो है वो आदी हो चुके हैं, धीरे धीरे उनका एक प्रकार से इसका उन चीज़ों को वो समझने लगे हैं। तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटेन का जो संविधान है, उस ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली। जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भी संसदीय शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय, थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। देखो, संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, जिसके पास शासन की शक्तियां होती हैं, और वो होता है प्रधानमंत्री। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, जिसके पास एक संवैधानिक पद होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, यानी कि वो राष्ट्र का अध्यक्ष है। और हम ये कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका वो संघ की जो शक्तियां हैं वो उसमें समाहित की गई हैं, लेकिन ये कहा गया है कि उन शक्तियों का इस्तेमाल वो सहविवेक से नहीं, कुछ शक्तियां हैं जो करता है विवेक, सहविवेकी शक्तियां हैं, लेकिन वो एक मंत्री परिषद होगी और उससे सलाह मशवरा करके ही वो उन कार्यों को संपन्न करेगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि राष्ट्रपति, वो नाम मात्र का बना रहता है, और जो कार्यपालिका होती है वो अपने सभी कार्यों के लिए संसद, प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति जिम्मेवार होती है, और अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद हम देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली के बाद हम देखते हैं उत्तरदायी शासन की जो स्थापना है, वो उत्तरदायी शासन, क्योंकि अपना जो कार्यपालिका है या उसकी जो जिम्मेवारी होती है उसको उत्तरदायी ठहरा गया है अपने सभी कार्यों के लिए। जैसे अपने देश की रक्षा नीति है, विदेश नीति है, फाइनेंस का है, और भी उसके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उन सभी कार्यों के लिए वो
प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 है कि जो रूल ऑफ लॉ यानी जो कानून का जो शासन है, कानून का शासन, वो कानून का शासन भी हमने इंग्लैंड से बोरो किया है, उसे उधार लिया है। इसके बाद नंबर 4 हम देखते हैं कि इंग्लैंड से हमने जो भारत के अंदर एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, जो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, वो एकल नागरिकता जो है वो हमने बोरो किया है इंग्लैंड से। देखो अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता होती है। जैसे देखो हम भारत के अंदर 28 स्टेट हैं, तो हम भारत के नागरिक हैं, न कि स्टेट के नागरिक। मतलब अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई कैलिफोर्निया स्टेट में रहता है, तो कैलिफोर्निया की उसके पास नागरिकता है और अमेरिका की भी नागरिकता है, लेकिन भारत के अंदर एकल नागरिकता है। हम चाहे पंजाब में रहते हों, हरियाणा में रहते हों या उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी आपको नागरिकता जो है वो भारत की मिली हुई है। तो एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से बोरो किया है। उसके बाद नंबर 2 हम देखते हैं, नंबर 2 वो है अमेरिका का जो सिद्धांत है, जो अमेरिका का जो संविधान है उससे हमने क्या क्या बोरो किए हैं, क्या क्या उधार लिए हैं। तो सबसे पहले देखो अपने संविधान के अंदर जो आपके मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो अधिकार आपको, जो किसी भी देश की जो सर्वोच्च विधि होती है उसमें उनका वर्णन होता है। यानी कि जो कार्यपालिका और विधान पालिका के हस्तक्षेप के बिना जो कुछ आपको मूलभूत जो कुछ सुविधाएं प्रदान होती है, जैसे आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की है, घूमने फिरने की है, किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर सकते हैं, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने देश के अंदर, तो आपको जीवन का अधिकार है, आपको सुरक्षा का भी अधिकार है, आपको धार्मिक अधिकार है। तो ये सारे के सारे जो कुछ ऐसी प्राइमरी नीड्स होती हैं एक व्यक्ति की, जिनसे उस व्यक्ति का वो प्राप्त करता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है, तो वो कहलाते हैं आपके मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से बोरो किए हैं, उनसे उधार लिए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मूल अधिकार। दूसरा है, एक बात का और ध्यान रखना है आपको, आपके जो मौलिक अधिकार थे वो मूल संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो 7 थे, और 7वां जो आपका अधिकार था वो था प्रॉपर्टी राइट। अब उस प्रॉपर्टी राइट को जो है, जो अपना 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, उस 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत आपका जो मूल अधिकार जो था प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी का अधिकार ले लिया गया है। अब उसके स्थान पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अधिकार रह गया, आपका संपत्ति का एक कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 301 के अकॉर्डिंग आपको एक, मतलब कितनी आप अपनी प्रॉपर्टी जो है संपत्ति अपने पास रख सकते हैं। तो ये आपका मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरा हम देखें कि अमेरिका के संविधान से हमने और क्या लिया है, तो एक है न्यायिक पुनर्विलोकन। जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है या सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अपने संविधान निर्माताओं ने जो संविधान की जो सुप्रीमेसी है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, वो सर्वोच्चता जो है कायम करने के लिए इसका गार्जियन बनाया गया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका को। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लो कार्यपालिका का कोई आदेश
जैसे ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति स्टेट के अंदर और सेंट्रल लेवल के ऊपर, और स्टेट के अंदर गवर्नर जो है वो अपनी एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उनके पास, या वो अध्यादेश हो या विधान पालिका द्वारा बनाया गया कोई कानून हो या संसद द्वारा बनाया गया जो कानून हो। यदि अपनी मतलब कोई भी प्रभावित व्यक्ति यदि वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की वैधानिकता की जांच कर सकता है कि क्या ये कानून संविधान सम्मत है, संविधान के अकॉर्डिंग है, या वो अपना जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जो मूल भावना है क्या वो कानून उसके खिलाफ है। तो ऐसे कानून को न्यायपालिका जो है वो रद्द कर सकती है, उसको डिसमिस कर देगी, और इससे क्या होगा कि जो कार्यपालिका या विधान पालिका उसकी जो एक प्रकार से तानाशाह रवैया जो उस पर कंट्रोल कर सकती है और अपना संविधान जो है उसकी सुप्रीमेसी बरकरार रख सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो हमने अमेरिका से उधार ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि देखो अपने संविधान अपने जो संसद है उस संसद के दो पार्ट हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर जो सदस्यों का चुनाव जो होता है वो चुनाव ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्य जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर कांग्रेस, जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है तो वहां अमेरिका में है कांग्रेस, तो उसके दो सदन हैं, एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ऐसे ही इंडिया के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव देखो अमेरिका के अंदर 50 स्टेट हैं, तो वहां क्या होता है कि प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट के लिए सदस्य चुने जाते हैं। आप ऐसे समझो कि भारत की जो राज्यसभा है उसको ऐसा ही एक सदन अमेरिका में जिसको सीनेट कहा जाता है। तो उस सीनेट के सदस्यों के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको बोरो हमने यहाँ अपने संविधान में किया है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे अपने राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति। उन 12 सदस्यों के मनोनीत जो मनोनयन है राष्ट्रपति के पास, ये उधार लिया है हमने इंग्लैंड से। ये ध्यान रखना है आपने कि जैसे अपने राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उन 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो मनोनयन जो है वो हमने बोरो किया है, उधार लिया है इंग्लैंड से। और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो चुनाव की प्रक्रिया यानी राज्यसभा की वो ली है हमने अमेरिका से। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद, ये देखो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो पद हमने अमेरिका से लिया है। क्यों? देखो अपने देश के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली है वो तो बोरो किया हमने इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड के अंदर एक संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, क्योंकि वहां तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंश के आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर, यानी कि वहां का जो एक संवैधानिक प्रमुख है वो वंशानुगत आधार पर है। लेकिन बोरो तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को कर लिया, लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि भारत जो है वो एक संवैधानिक राजतंत्र ना हो, बल्कि भारत को एक रिपब्लिक स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। उस रिपब्लिक स्टेट के अंदर जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा, हेड ऑफ द स्टेट जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा, यदि हम वो पद इंग्लैंड से लेकर के आते हैं तो भारत एक विविधताओं वाला देश है, फिर तो यहाँ एक धर्मनिरपेक्षता या जो वो नहीं चल सकती है।
तो हमने क्या काम किया, राष्ट्रपति का जो पद है वो पद ले लिया हमने अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद जो है वो, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने अमेरिका से लिया है। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, तो वहां के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यदि हम ले लेते हैं अमेरिका से, तो फिर भारत के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली है, मान लो राष्ट्रपति किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी का होता, प्राइम मिनिस्टर किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी का होता, तो उनके बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपने ध्यान रखना है, वो हमने ली है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने लिया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से लिया है। चुनाव की प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है, चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि पद हमने ले लिया अमेरिका से, और ब्रिटेन के अंदर जो संवैधानिक प्रमुख है ऐसा प्रमुख बना दिया हमने। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से लिया है। एक आयरलैंड से आपने और देखना है कि आयरलैंड से हमने और क्या लिया है, तो वो है अपने जो डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो हमने आयरलैंड से लिया है। यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिया है, जिनका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, अपने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं आयरलैंड से। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका से हमने और क्या लिया है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखना है आपने, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से उधार लिया है, उसको बोरो किया है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं देखो, वैसे तो सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, आपने ये भी ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम, जो भारतीय शासन जो अधिनियम है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली, वो संघात्मक शासन प्रणाली हमने कनाडा के संविधान से लिया। देखो, अपने देश के अंदर आपने देखा हो, सेंटर और जो स्टेट है उनके बीच जो पावर और जुरिडिक्शंस है को लेकर के, जो उनकी शक्तियां और अधिकार को लेकर के अपना संविधान जो है उनके बीच शक्तियों का वितरण करता है। और वो वितरण आपने देखा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 66 हैं, कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसके अंदर 47 है, और बाकी जो बचे हुए विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो कनाडा का जो संविधान है, उस कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन प्रणाली को उधार किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, वो समवर्ती सूची जो है, यानी कि जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट है, वो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान, उस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने बोरो किया है समवर्ती सूची। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जर्मनी का जो संविधान है,
जर्मनी का संविधान, वो जर्मनी का जो संविधान है, जो वाइमर रिपब्लिक का गठन हुआ था जर्मनी के अंदर 1922 के अंदर, और फिर 1933 के अंदर हिटलर जो है वो सत्ता में आता है, और उसके बाद हिटलर जो है वो जो इमरजेंसी जो प्रोविंस हैं उनका जम करके इस्तेमाल करता है। तो जो इमरजेंसी प्रोविंस, इस इमरजेंसी प्रोविंस का मतलब क्या है कि जो आपातकालीन जो उपबंध हैं, आपातकालीन जो उपबंध हैं, जैसे अपने राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। धारा 352, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने देश के ऊपर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। फिर संवैधानिक मशीनरी की विफलता, यानी कि राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने संवैधानिक दायित्वों का सही प्रकार से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिकल 356, ये ध्यान रखना आपने, आर्टिकल 352, 356 और 360। 356 तो संवैधानिक मशीनरी की विफलता, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 जब किसको कब डिक्लेयर किया जाता है, जब देश के अंदर धन की कमी हो जाए, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल जो है वो अपने देश के ऊपर एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 3 और ये 352 जो है इसको 3 बार लागू किया जा चुका है। 1962 जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, फिर 1971 जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। हालांकि पाकिस्तान ने 1965 में भी अटैक किया था, भारत के साथ एक युद्ध हुआ था, लेकिन वो उस समय उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस समय पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू था, यानी 3 साल की अवधि थी उस समय। अब और फिर 1975 यानी 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए इसका दुरुपयोग किया था। तो ये था भाई आपके पास जर्मनी का जो संविधान है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है। तो दक्षिण अफ्रीका देखो अपना जो संविधान है, उस संविधान में जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, देखो आज अपने संविधान को लागू हुए 73-74 वर्ष हो गए, उस समय की अलग परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां काफी चेंज हो गई है। तो वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उस संविधान में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि समाज विकसित होगा, आगे निकल जाएगा और अपना संविधान पुराना है तो फिर वहाँ टकराव होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को संविधान में भी कुछ प्रावधान जोड़ने पड़ते हैं। पुराने जो कानून है उनको रद्द करना पड़ता है, उन कानूनों में संशोधन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि वो संविधान में संशोधन किया जाता है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 यानी कि 368 के अकॉर्डिंग जो है वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो वो संशोधन की जो प्रक्रिया है, वो संशोधन की प्रक्रिया हमने बोरो किया है, हमने उसको उधार किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यानी कि देखो कितने देशों के संविधानों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ा है इसका ऊपर। फिर देखो फ्रांस, यानी फ्रांस जो है आपको पता होगा कि फ्रांस के अंदर जो है जो 1789 यानी कि 1789 के अंदर जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर 3 प्रसिद्ध नारे थे और उन नारों को पूरे संसार ने प्रभावित किया था। स्वतंत्रता, समानता और न्याय और बंधुत्व। यानी कि ये जो विचारधारा है वो विचारधारा हमने अपने संविधान में, देखो अपने संविधान की जो मूल भावना है या संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर हमने इनको काफी स्थान किया है कि एक व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान जो है वो बरकरार रहे। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो समानता है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है, भाईचारा है, वो फ्रांस से हमने अडॉप्ट किया है, उसको ग्रहण किया है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। उसके बाद हम देखते हैं कि सोवियत संघ, यूएसएसआर, जो भारत का एक संसार के अंदर एक भरोसेमंद हमारा मित्र है, और इसने 1971 के अंदर जो
इंडिया के साथ जो हमारी पाकिस्तान के साथ जो हमारी जंग हुई थी उसमें इसने हमारी खुल करके मदद की थी। तो आपको पता है कि अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो आर्टिकल 51 जिसमें विदेश नीति और उसके 50A उसके अंदर जो अपने मूल कर्तव्य हैं, अब वो मूल कर्तव्य स्टार्टिंग में तो 10 थे लेकिन अब वो 11 है। तो मूल कर्तव्य यानी कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य जो है वो अडॉप्ट किए हैं और वो मूल कर्तव्य है आपके 11। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन देशों के संविधानों का अपने संविधान निर्माताओं के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा और एक बढ़िया जो आइकॉन, जो संसार का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, वो तैयार करके दिया अपने संविधान निर्माताओं ने। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जीक्यूटिव्स है, जो कार्यपालिका है, उसके बारे में। धन्यवाद।